पता है। चलो फिर अब समझाओ आप, कितनी तरह की बॉडीज होती हैं? ये नहीं पता? आप आए थे ना कल दोनों लोग, आप बताओ कितनी तरह की बॉडीज होती हैं? ठीक, आप समझाओ कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी होती हैं? जिसमें आर्टिकल नहीं होता है, जो आर्टिकल में किसी ना किसी लिखी होती है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं? जिसमें आर्टिकल ना हो। आप क्लैरिटी रखा करो ना। देखो जो संविधान में लिखी हैं तो मतलब वो किसी आर्टिकल के तहत लिखी होंगी, ऐसे बोलो ना, जिसमें आर्टिकल होता है। ठीक है, तो जो संविधान में नहीं लिखी तो मतलब वो किसी आर्टिकल के अंडर भी नहीं आती, वो कौन सी होगी? ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कितनी तरह की होती हैं? कौन कौन सी? हाँ जी, ये पहली तरह की लोकपाल, दूसरी सीबीआई। पढ़ते नहीं हो आप? क्या हो, क्यों नहीं पढ़ा? सच बताना, सच बताना। परसों का पूछूं, वो आता है? परसों 2 क्लासें हुई थी ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल बताओ। ये किस आर्टिकल में लिखा है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू एंश्योर कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करें? फिर से बोल रहा हूँ, किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज़ अरे यार मुझसे बात कर रहा हूँ, 355 में लिखा है। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? हमने कौन सा संविधान पढ़ा है? इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? झूठ बोल रहा हूँ, परसों का ही नहीं पढ़ा, सच बोलना। परसों नहीं पढ़ा था? फिर पे फॉर्म भरा है अभी? क्यों अभी नहीं भरा? मतलब हो गया इस साल का, तो फिर अब अगले साल का भरोगे? कितनी तरह की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं? समझाओ। शाबाश, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी नहीं लिखवाया मैंने, उसका नाम ही एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी समझाना क्या होता है? जो स्टैट्यूट शब्द का मतलब होता है बिल, तो स्टैट्यूट जो कानून से बना वो स्टैट्यूटरी। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई भी, सीएम भी तो बना सकता है। सीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी तो होती है, जरूरी थोड़ी है पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हो। ठीक है, इनको बोलो। आप समझाओ मेरे को कि जब इमरजेंसी लगती है स्टेट वाली, क्या नाम होता है उसका? स्टेट वाली इमरजेंसी का क्या नाम होता है? बस प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन होता है अनाउंसमेंट। स्टेट इमरजेंसी का क्या नाम होता है? और शाबाश, और यार आप डर क्यों गए हो? स्टेट इमरजेंसी का नाम नेशनल इमरजेंसी हो सकता है? फिर स्टेट इमरजेंसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेसिडेंट्स रूल। आप ही दोगे इसका सारा आंसर, देखना नहीं। तो मान लो ऐसा, मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो 355 में लिखा है कि राज्य की सरकारों को सेंटर के हिसाब से काम करना है, लिखा हुआ है, लिखा है ना? ठीक है। 356 में लिखा है अगर राज्य की सरकार काम नहीं करे तो प्रेसिडेंट हरा सकता है, लिखा है। तो रिपोर्ट आती है गवर्नर की, वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो रिपोर्ट हो गई। ठीक है, मान लो आज प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, अब समझाओ आगे की कहानी आप।
प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया कि आज 100 डेट से तमिलनाडु में इमरजेंसी लग गई, स्टेट प्रेसिडेंट रूल। तो अब क्या क्या होगा, सारा समझाओ। मैं पूछते चलूँ, पूछूँ मैं, मतलब ये बताओ कि ये जो प्रेसिडेंट ने साइन किया होगा प्रेसिडेंट रूल वाला, इसको सब पार्लियामेंट से पास कराने की ज़रूरत है? ज़रूरत है? अच्छा है है ये जो नहीं कह रहे हैं, आपने कहाँ से पढ़ा नहीं है? मैंने तो कल लिखवाया था 2 महीने, 2 महीने नहीं लिखवाया था, पढ़ो। हाँ तो वही तो मैं और क्या पूछ रहा हूँ, लोकसभा से पास होगा वो। पार्लियामेंट लिखा है मैंने, लोकसभा नहीं लिखा है। नहीं मतलब वो लोकसभा अकेली एक जगह आती थी जब फाइनेंशियल वो हटानी होती है, हाँ, रिवोक करने के टाइम। मैंने रेवोकेशन पूछी भी नहीं, तो रेवोकेशन पूछी नहीं मैंने। मैंने बोला कि प्रेसिडेंट ने आज से साइन किया, ठीक है, और पार्लियामेंट को कराना पड़ेगा 2 महीने है, नेशनल में कितना था 1 महीने, ठीक। आप बताओ अब, तो जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किए वैसे ही 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या बताओ। एग्जीक्यूटिव के साथ क्या होता है और लेजिस्लेचर के साथ क्या होता है? शाबाश, क्या मतलब होता है इसका, एग्जीक्यूटिव बॉडी डिजॉल्व होगी मतलब? ठीक है, गए वो। हाँ, और सेकंड लेजिस्लेचर, हाँ अरे डिजॉल्व वही मतलब गए वो, 2 स्लैश डाल के लिख भी दिया था मैंने डिजॉल्व। हाँ, लेजिस्लेचर के साथ क्या होता है आप बताओ। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि क्या होगा, तो बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है, डिफॉल्ट में एक ही चीज़ होती है, एग्जीक्यूटिव। इसमें प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि क्या होगा। बात समझ आ रही है? जैसे इट कैन आइदर बी डिजॉल्व और कैन बी सस्पेंडेड। अगर डिजॉल्व हुई तो फ्रेश इलेक्शन, सस्पेंड हुई तो वापिस ओथ, ठीक है। आप बताओ इरफान कि पावर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, हाउ इट डज नेशनल स्टेट एमरजेंसी चेंज जो रिलेशंस हैं। चलो, हाँ दोनों तरह से, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों टेक ओवर। हाँ वो तो हो गई, 2 चीज़ें हो गई ना। अब मैंने समझाया था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसॉल्व होना ही होना है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब से लेके आज की डेट से लेके सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो गवर्नर के पास थी दैट गोज टू प्रेसिडेंट। लेकिन लेजिस्लेचर का कानून कौन बनाएगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डाउट है ना। बात समझ आ रही है पक्का? आप बताओ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 लाइन से जल्दी कर रहा हूँ। रिलीजन वाला क्या होता है? मैंने कैसे समझाया था, एग्जाम्पल्स याद रखा करो कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बोले कि मैंने मोदी का मंदिर बनाया, बनाया है आंध्रा में, तो उसकी राइट है। एवरी पर्सन इन इंडिया हैज़ द फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। दूसरा बोलो सच 26। रिलीजियस एक होता है इंडिविजुअल राइट टू रिलीजन, एक होता है पूरे लोगों का, डिनोमिनेशन का। इसमें मैंने आपको शबरीमाला समझाया था, याद है? ठीक है 27। आप कीवर्ड नहीं बोलते। टैक्सेस ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी यूज इन द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। यूज तो होते हैं, मैंने एग्जांपल नहीं दी थी आपको, कुंभ में यूज होते हैं, हज वालों की टिकटें सब्सिडाइज होती हैं, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए कि एक धर्म की बात हो रही है। गवर्नमेंट वाले भी नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट वाले वो तो बताया था, जो स्टेट की डेफिनेशन में ही बता दिया था मैंने शुरू में, वो मैंने पूछा ही नहीं, वो तो अलग है। मैंने 25, 26, 27, 28 बोले, रिलीजन वाले 4, ठीक है, वो आपको आते हैं आगे के, मेरे को पता है। आप ही बताओ कैपिटल पनिशमेंट कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है?
कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? सजाए मौत। किस आर्टिकल में लिखी है? किस आर्टिकल में लिखी है? किस आर्टिकल में लिखी है? पता होना चाहिए। पहले प्रेसिडेंट पढ़ा था हमने, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था। वो जब खत्म हुआ था 72 में आया था कैपिटल पनिशमेंट, याद करो। पार्डनिंग पावर, हाँ वही उसी में आता है कैपिटल पनिशमेंट, पार्डनिंग पावर वही है कैपिटल पनिशमेंट, इसी नाम से आएगा वो। ठीक है, 5 तरह की होती है इसमें प्रेसिडेंट के पावर। बोलो पांचों आप, बतानी पड़ेगी, कैसे नहीं याद? बोलो 5। शाबाश, पार्डन समझाते, अगर मैं बोलूंगा फिर समझा दोगे? पार्डन क्या होता है? पूरी माफी, वापस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। पहले कम्यूट बोलो ना, इसमें क्या होता है? टाइप, लेस। ठीक है, उसके बाद रिस्पाइट। ठीक है, ये क्या है? स्पेशल ग्राउंड्स। रेमिट में पनिशमेंट सेम रहती है, उसका डिग्री कम हो जाती है। इसमें पनिशमेंट का टाइप भी बदलता है ना? सजाए मौत से क्या हो जाएगी? उम्र कैद। उम्र कैद से क्या हो जाएगी? ऐसे ही कहीं। ठीक है, और एक क्या बच गया? रिप्राइव। उसमें क्या, इसमें क्या होता है? वो तो ये है रेस्पाइट। रिप्राइव में होता है कि याद है आपको, मैंने बोला था गलती हो गई हो तो वो बोलता है कि सर एक बार चेक कर लेना, वापिस मर्सी पिटीशन समझाई थी जो आपको, है ना, रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है? आप मेरे को बताओगे 5 तरह की रिट। रिट सुनिए, हाँ, हेबियस कॉर्पस क्या मतलब होता है इसका? शाबाश। दूसरी मैंडमस, क्या मतलब है? मैंडेट करते हैं, कमांड करते हैं। तीसरी सरसरी नहीं है, सट्यूरारी। ठीक है, हो गया बस। जो कोर्ट है, प्रधान की लोअर कोर्ट है, वो अपनी पावर्स की जुडिक्शन की बात एक्सीड नहीं कर सकती। ये भी कोर्ट से रिलेटेड है। वो पूछते हैं कि बाई वाटर अथॉरिटी। वारंटी कार्ड कहाँ से? कुछ भी बोल रहे हो। वो सुप्रीम कोर्ट पूछता है, जैसे उस केस में, वो केस याद है आपको, केरला वाला जो लड़की को पकड़ लिया था, तो उसके पेरेंट्स से पूछेंगे, देखो एक बोलेंगे हेबियस कॉर्पस, मान लो उधर ही समझाना हो कि कौन सी रिट लगी होगी। तो लड़की को पकड़ लिया था, उसके पेरेंट्स ने उसको घर के अंदर रखा था, तो पहले केरला की पुलिस को बोलेंगे हेबियस कॉर्पस कि उसकी बॉडी लाओ। दूसरा, उसके पेरेंट्स को पूछेंगे बाई वाटर अथॉरिटी को वारंट हो, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उस लड़की के राइट्स ब्रीच किए हैं ना, फंडामेंटल राइट्स। तो ये होता है। और फिर हो सकता है उसमें ये वाली भी रख जाएं, ये वाली किसी कोर्ट ने गलत फैसला दिया होगा, उनको बोलेंगे कि मतलब बात समझ आ रही है, सारी लग सकती हैं। और लास्ट में जब फाइनल फैसला आएगा तो मैंडेमस की रिट लगाएंगे, पुलिस को नहीं बोलेंगे इस लड़की को अकेले रखो और प्रोटेक्शन दो, ऐसे लगती हैं रिट। 5 अलग अलग ऐसे समझो वो है कार्ड्स, उनको प्ले करके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है कोर्ट। बात समझ आई? ये है पूरी कहानी। अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए हैं तो मैंने लिखवाया था, आप सीधे हाई कोर्ट लिखवाई थी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अगर आपका फंडामेंट देखो, अगर आपका 10,000 की चोरी हो गई तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते सीधे, उसकी एक लिमिट होती है कि लोअर जुडिशरी में 10 लाख तक के केस, मैं ऐसे ही नंबर बोल रहा हूँ, शायद यही है कि आप जो आपकी तालुका लेवल का कोर्ट है वहाँ 10 लाख तक के केस सेटल होते हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोड़ 2 करोड़ के, फिर ऊपर जाके 10 करोड़ के, फिर ऊपर जाके इन जितने भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है तो यू कैन बाईपास ऑल दिस कोर्ट्स एंड डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसीलिए, और फंडामेंटल राइट में ही रिट आती है, और रिट की पावर 2 ही के पास। मैंने लोअर जुडिशरी में आपको रिट सिखाई? कभी भी नहीं सिखाई। मैंने बोला रिट की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट 32। इस ऐसा कभी लोअर कोर्ट का बताया नहीं, उनके पास है ही नहीं।
बात समझ आ रही है? और इसी को कहते हैं ओरिजिनल। कि अगर आपका सीरियसली बोल रहा हूँ और सुनना पड़ता है, आपका अगर आपका 10 करोड़ रुपए चोरी हो गया ना तो कोई नहीं सुनेगा आपकी, अनलेस आपका वकील, आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गया ना, सुन लेंगे वो हजारों लोग। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो केसेस होते हैं ना फंडामेंटल राइट, इनकी रेपरकशंस बड़ी लॉन्ग टर्म होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं। जो राइट टू प्राइवेसी का केस आया था, एक जज घर में बैठा हुआ था, पुट्टुस्वामी, के पुट्टुस्वामी, ये बंदा बैठा हुआ था, इंटरनेट चला रहा था, तो इसको ये एक वेबसाइट से नोटिस आया, चलाते हैं ना आप इंटरनेट, कि इसको एक वेबसाइट से कि आपने लास्ट टाइम ये शूज़ ऑर्डर किया था, आता है आपको, आपको भी आता होगा। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि मेरा प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका केस उठा लिया। एक नॉर्मल सा बंदा केस उठा लिया और 2021 में जजमेंट आ गई थी, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। नेट चला रहा था तो उसको नोटिस आ गया कि आपने पिछली बार ये जूता खरीदा था, तो इस बार ये खरीद लो। आता नहीं, आपको भी तो आता है प्रीवियस हिस्ट्री पे रिकमेंडेशन। उसको ये लगा कि इनको मेरी हिस्ट्री कैसे पता है, तो उसको लगा मेरा राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हुआ, तो वो राइट टू प्राइवेसी वो फिर उसने बोला, फिर 21 आर्टिकल याद करो। 21 आर्टिकल सिर्फ मटेरियल लाइफ थोड़ी होती है आपकी, डिग्निटी। तो अगर आपकी प्राइवेसी किसी को पता है, फिर क्या डिग्निटी बची? कर दो। हाँ, उसमें ये नहीं है, फ़र्क होता है वो डीप लर्निंग पे, उसका तुरंत प्रोसेस करके डिलीट करते जाता है पीछे। अभी आपको प्राइवेट मेंबर बिल है, शशि थरूर लाता है ना प्राइवेट मेंबर बिल, मैंने बताया था, वो बिल आ रहा है राइट टू फॉरगेट, ऐसा बिल आ रहा है। ये दो तरह का कि हिस्ट्री आपकी जितनी सर्च हिस्ट्री जो भी है, मतलब आपका मैप्स तक को नहीं पता होना चाहिए कि आपकी मैप्स की कितनी हिस्ट्री है। आप कोई भी कहीं भी सपोज करो कि आप ऐसे ही गए, ठीक है, आप मतलब घूमने गए छत्तीसगढ़, ठीक है, तो आपके मैप्स पे आ गया, मैप्स तो हर टाइम ऑन रहता है फ़ोन में, परमिशन होती है ना उसको, तो उस पर आ गया। कल को सरकार ये प्रूव कर सकती है कि आपके नक्सल से लिंक हैं, आपको जेल में डाल देगी बिना बात। चलो ठीक है, अब टाइम बोलो लास्ट, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, हेडिंग डालो। नहीं अभी नहीं, पहले सारी वो लिख लो। इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया, नॉन इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। पहले लिखो इसमें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया, वेरियस कमीशन फॉर वुमेन नहीं है ना अभी संविधान में कहीं भी, क्या पार्लियामेंट में वो पेंडिंग है, ये पास नहीं करेंगे कभी नहीं करेंगे पास। वो होता पता है क्या है, जो भी लोकल लेवल पे भी हो गया ना, एक टर्म होती है पंचायत पति। इसका क्या मतलब होता है कि जो विमेन है ना, ठीक है, उसका हस्बैंड चला रहा होता है सरकार उसके फेस पे, तो वहां पे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गई है इससे। तो सोसाइटी को ठीक ऐसे, इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच से थोड़ी होगा, बॉटम अप से करना पड़ेगा। वो एक ही तरीका है पढ़ाई और जॉब में। इसीलिए गवर्नमेंट हर सरकारी पेपर के फॉर्म में, मैं आपको पहले ही बात बताई है, वो लिख के देती है, दिस गवर्नमेंट स्ट्राइव्स फॉर इंक्रीजिंग द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स। देख लो यूपीएससी के फॉर्म में भी लिखा होता है, पेपर में भी लिखा होता है। इसीलिए ये ऐसे ऊपर से थोपने से थोड़ी कुछ हो जाता है। ये पंचायत पति ऐसा ही, इनफैक्ट वो वेब सीरीज नहीं थी पंचायत नाम पे, उसमें भी सेम नहीं था, फर्स्ट सीजन में सेम कंसेप्ट था। जो फीमेल थी उसकी जगह उसका फीमेल पति कर जाता था ना काम करने, प्रधान जी। सीरियसली यही था, और यही होता है पूरे इंडिया में। आपको लग रहा है कोई फीमेल यहाँ की एमपी बनेगी और मतलब बस उसका फेस होगा, हाँ
या फिर उनकी तरह निर्मला सीतारमन जैसे लिखो। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी सुना है? एनजीटी है ना, क्या करता है? ये है एनवायरनमेंट वाले केसेस का सुप्रीम कोर्ट, ऐसे समझ लो। ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। नेक्स्ट, लोकपाल। नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी से ये सारे दफ्तर बने थे एंटी करप्शन वगैरह, उसके ऊपर फिर लोकपाल आया था। वो लोग ऐसे दोनों विजिलेंस वाले हैं। ये लोग जो सीवीसी हैं वो पहले सेटअप थे, उनके ऊपर एक ऑम्बड्समैन कहते हैं इसको। ऑम्बड्समैन सुना है टर्म? ऑम्बड्समैन होता है जो, हाँ, जो कंप्लेंट्स लेता है। इनकी भी तो कोई कंप्लेंट लेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो आरटीआई एक्ट से बनी थी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, आरटीआई एक्ट किस साल आया था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 5। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या आना मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट के साइन हुए, वो कब हुआ? ठीक है। जीएसटी का मतलब क्या होता है? जिस दिन से लागू, ठीक है। नेक्स्ट, बस इतनी है। एक मिनट रुक जाओ। माइनॉरिटीज़ हो गया, विमेन हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, चाइल्ड वाला हो गया, बस यही है, ठीक है। तो दो तरह, अब ये सारी करनी है हमने, छोटी छोटी सी हैं, 15-20 मिनट में सारी होती जाएंगी, एक्सेप्ट फॉर थोड़ी ज़्यादा। इलेक्शन कमीशन, कल इलेक्शन कमीशन लिखवाई थी ना, ठीक है। वापस आ जाओ। अब क्या लिखवाई थी, ठीक है। देखो देश में ना, सुनो एक बार अच्छे से, अब ये समझ लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वासाई वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्वासाई? हाफ, बिल्कुल सही, हाफ, आधा, ठीक है। तो अब दो तो मैंने आपको पढ़ा दी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। एक होती है तीसरी तरह की बॉडी, क्वासाई जुडिशियल बॉडी, ठीक है। क्वासाई जुडिशियल बॉडी वो बॉडी हुई जो ऐसे, जुडिशरी क्या है? बैठती है ना, और पट्टी बांध के आंखों पे फैसले सुनाती है। क्वासाई जुडिशियल बॉडी ये है कि जो ऐसे तो अपना काम डेली बेसिस पे करती रहती है, लेकिन कभी कभी अब फैसले सुनाती है, और जब फैसले सुनाती है तो मानने पड़ते हैं सबको। एग्जाम्पल दो किसी की।
क्वासी जुडिशियल बॉडी की, समझ गए क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या है यार? इट नॉर्मली तो वर्क्स एज ए सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, लेकिन ऑन सर्टेन ओकेजन्स, ऑन सर्टेन या इन सर्टेन सिनारियोज, इन सर्टेन सिनारियोज इट बिहेव्स इन जुडिशियल कैपेसिटी, जुडिशियल कैपेसिटी। एनजीटी तो है ही कोर्ट। देखो आप एनजीटी नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं बोल सकते ग्राम न्यायालय, जो ग्राम न्यायालय है वो तो बना ही इसलिए जुडिशरी के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रोज़ उनका काम चल रहा है डेली बेसिस पे, लेकिन आपको पता है कभी कभी पार्टी के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि हमारा इलेक्शन सिंबल कौन सा है, तो उन दिनों के लिए वो बन जाती है जुडिशरी। उन दिनों के लिए जो उसका फैसला आता है वो फाइनल फैसला होता है। ऐसे तो सारी बॉडीज एक तरह से बड़ी बॉडीज होती है जो फैसले सुनाती हैं। तो एक एग्जांपल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एनजीटी तो है ही जुडिशरी, उसके अलावा उसका काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शंस कंडक्ट कराना, लेकिन कभी कभी जुडिशियल कैपेसिटी में काम करती है। बात समझ आ रही है? ये होता है कौन जुडिशियल बॉडी। बात समझ आ गई? पक्का लिख लो, मैं बताता हूँ। जैसे ऑफिस ऑफ स्पीकर होता है जो लोकसभा, ठीक है, नॉर्मली बिहेव करता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये फैसले सुनाना नहीं, इसका काम है टू एंश्योर दैट लोकसभा फंक्शंस इफेक्टिवली। लेकिन आपको याद है कभी कभी टू डिसाइड मनी बिल, उस टाइम पे ये जुडिशियल कैपेसिटी में काम करता है। मतलब डिसीजन मेकिंग होती है जुडिशियल में। बस बात समझ। कोई भी ऐसी बॉडी है जिसका असली काम फैसले सुनाना नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बन जाती है वैसे। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हेडिंग ले लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों? ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या अभी नहीं हुआ भारत? पता है मेरे को मोदी का, पर अभी हुआ नहीं है, अभी इंडिया ही है वो। जो मर्जी लिखना लिखो, पर ये जो मैं लिखाऊँ वो सही लिखना। लिखो पहले आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 324 टू 329, आर्टिकल 324 टू 329 deal with 4 to 329 deal with election and the office of election commission.
इलेक्शन एंड द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो बेसिकली क्या है, देखो इलेक्शन, इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? कौन सा है? शिवरात्रि? इलेक्शन, सीरियसली सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है उस टाइम। और ये रिकॉग्निशन के वो इंटेंजिबल साइड, आपको याद है इंटेंजिबल हेरिटेज, इंडिया की ये चीज़ जुड़ने वाली है उसमें। इंडिया की इलेक्शन में कितना तामझाम मचती है 1.5 महीने के लिए, आपको पता है? ये हर पार्टी कितनी रैली कर रही होती है, कितना। तो इलेक्शन का जो डिटेल्ड प्रोसीजर है ना, देखो 324 से 329 में समझाया हुआ है, लेकिन जो डिटेल्ड प्रोसीजर है, डिटेल्ड, उसके लिए 2 कानून पास हुए हैं, उसके लिए 2 कानून पास हुए हैं। इस पे ऐसे भी कुछ नहीं आ रहा, एक फॉर्मेलिटी के लिए ही है। इसके लिए 2 कानून पास हुए हैं, ठीक है? इसके लिए 2 कानून पास हुए हैं। पहला सुना होगा आपने, रिप्रेजेंटेशन, सुना है? ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, ठीक है? और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है? अब मैं समझा भी देता हूँ, अब ये करेंगे हम दोनों, ठीक है? एंड में करेंगे, पहले इलेक्शन ये पढ़ लेते हैं। देखो देसी भाषा में ये समझो कि जो पहला साल एक्ट हुआ, देखो आपने अगर इलेक्शन सारी चीज़ समझ के किया करो, जो पहली इलेक्शन अगर करवानी है तो पहले आप बेस तैयार करोगे ना। बेस में क्या क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिटेशन करना, वोटरों को तैयार करना, ठीक है? और आपने जो जो आपके कैंडिडेट है उनको, और जो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है वो आता है 51 में। सीक्वेंस यही होनी चाहिए। तो 50 में क्या क्या आता है, मोटा मोटा समझा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन, ठीक है? और वोटर, ठीक है, वोटर लिस्ट वगैरह बनती है। तो आपने बेस तैयार कर दिया 50 में। 51 में क्या बना था कि कंडक्ट कैसे होगा, कि जिस दिन इलेक्शन होगी उस दिन क्या क्या बंद होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये 2 एक्ट हैं। फिर बता रहा हूँ, इलेक्शन के बारे में संविधान में सिर्फ ये 5 आर्टिकल हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी चीज़ है ये, तो डिटेल में कहाँ कहाँ दिया, 2 एक्ट पास हुए थे, कहाँ क्या, 50 और 51 में। 50 में ये दिया हुआ है क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन और वोटर, पहले जो तैयार कर दिया आपने। उसके बाद एक्चुअल कंडक्ट कैसे होगा वो अगले साल बिल आया उसमें आया, ठीक है? लिखो कौन सी की कैसे बटेगी, किसकी, हीरानगर इस साल उधमपुर में आएगा या जम्मू में आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है? लिखो हाँ ये लिखो 324 to 329 समझाया ना अभी आपको। अब एक एक करके लिखते हैं सारा। चलो लिखते चलो, लिखो आर्टिकल 24, it states that the direction and control, that the direction and control of elections to the parliament
and the state legislature to the state legislature, comma, the office of president and the office of vice president the office of president and the office of vice president shall be vested to the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पढ़ो इस लाइन को, टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 4 चीज़ों की इलेक्शन कराती है इलेक्शन कमीशन, सुन लो एक बार फिर से। क्या क्या? पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे कहने को ये 2 हैं पर इसमें कितनी चीज़ें आ गई? 4। कैसे? पार्लियामेंट में क्या? लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर में काउंसिल और असेंबली। 4। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कल को आपसे पूछ लेंगे कि याद है स्पीकर की एक इलेक्शन होती थी, प्रो टेम स्पीकर बनता था, तो वो इलेक्शन कमीशन कराती है? नहीं, वो अपनी जो उन्होंने टेबल पे बिठाए होते हैं ना लोग, वो करवाते हैं। 4 दफ्तरों की इलेक्शन कराती है। ऐसे टोटल करोगे तो 6 हो गए। अंडरलाइन करो उन चारों को, ठीक है। और इसीलिए मैंने उस दिन भी समझाया था आपको कि जो स्टेट की लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन शैल बी वेस्टेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा है यहाँ, बात समझ आ रही? ECI, ठीक है। जो स्टेट में वार्ड मेंबर है उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, Article 325 states that no person shall be excluded from the electoral roll only on the basis of religion, race, caste और जेंडर। अब बताओ यहाँ पे एज वर्ड आएगा? मैंने अब 4 चीज़ें लिखाई, एज आएगा? पढ़ो, एज आएगा यहाँ पे? क्यों? क्योंकि एज पे तो आप एक्सक्लूड कर ही सकते हो, आपने लगाई हुई है लिमिट, 18 साल की लिमिट नहीं लगाई है, लेकिन आप सिर्फ इस पे नहीं कर सकते एक्सक्लूड। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, लाइन लिख के आई थी और वो चोरी से एज डालते, और इतना प्रेशर होता है ना पेपर में, इंसान सोच ही नहीं पाता। मान लो ये लाइन लिख के दे दूँ आपको और 4 ऑप्शन बना दूँ और ये कहीं छुपा हो बीच में और यहाँ एज लिखा हो, तो गलत नहीं होगी बात? होता ही है एज के, अब 17.5 साल का होगी लड़का पहुँच जाएगा तो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल, ये राइट ब्रीच थोड़ी हो रहा है ये। तो एज पे यू कैन एक्सक्लूड ए पर्सन, बट रिलीजन पे या फिर जो भी लिखा है, क्या क्या लिखा है, रेस पे, कास्ट पे, जेंडर पे, यू कैन नॉट। ठीक है, पक्का? लिखो अगला, आर्टिकल 326 कैपिटल्स में लिखना, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है, पक्का? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या मतलब होता है इसका? SUFFRAG, बिल्कुल सही है, सफरेज। इसका मतलब होता है वही कि एक एज के बाद यूनिवर्सली ऑल पीपल, यूनिवर्सली मतलब कोई बैरियर नहीं है,
कोई बैरियर, इनफैक्ट कोई बैरियर नहीं है। इनफैक्ट आप डिसेबल्ड हो, LGBT कम्युनिटी, कुछ भी हो, यूनिवर्सली आपको राइट टू वोट है। और ये इतनी बार क्वेश्चन पेपर में आता है ना, ये रूट है पूरी डेमोक्रेसी का, ये और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और आपको याद रहना चाहिए किस आर्टिकल में लिखा है, 326। वो राइट टू वोट ही तो है डेमोक्रेसी का रूट, और वो किस में लिखा है, 326। ठीक है, पक्का। 2017 में क्वेश्चन आया था, राइट टू वोट इज ए डैश। ऑप्शन क्या क्या थे सुन लो, यूपीएससी में आया था, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मारना ही नहीं, तीन में से क्या मारते। राइट टू वोट इज ए फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। समझ गए क्यों? फंडामेंटल तो नहीं है, बात समझ आ रही है, लेकिन लीगल भी नहीं है। लीगल कौन सा होता है? लीगल होता है कि जो ऐसे ही आपको पार्लियामेंट से मिलता है। बात समझ आ रही है? तो ये वाला है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा है 326 के तहत। नेक्स्ट, सीधे 329 लिखो, आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 it states that the court shall have bar to shall have bar, bar होता है मनाही, shall have bar to interfere in matters of elections decided by इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। समझो इस चीज़ को। 2 साल पहले राज्यसभा की इलेक्शन हुई, ठीक है, केस हुआ, ये हुआ कि आपको ये लगा कि फ्रॉड हुआ इसमें, ठीक है। कौन कराता है राज्यसभा की इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो फ्रॉड हुआ था, तो वापस इलेक्शन कमीशन ने अपना वही जो क्वासी जुडिशियल नेचर है वो अडॉप्ट करी। ये बात समझ आ रही है? क्वासी जुडिशियल मतलब कोर्ट की तरह। इलेक्शन कमीशन ने एक बार अगर फैसला सुना दिया अपना, उसने बोला था, मुझे याद है, कि बिल्कुल सही इलेक्शन हुई थी, वो अलग बात है कि उसके बंदे मोदी के ही हैं वो सारे, ठीक है। तो उसने ये सुना दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सही फैसला, मतलब इलेक्शन कमीशन ने बोला इलेक्शन सही हुई थी, फिर आप इसलिए इस फैसले के अगेंस्ट यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेन। क्या लिखा है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही नहीं आ सकता, कोई भी कोर्ट इंडिया का इलेक्शन कमीशन के सुनाए हुए फैसले के इलेक्शन वाले फैसलों में आ नहीं सकता बीच में। बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन। स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन, ऑफिस क्या, ऑफिस क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन। ठीक है, पहले ये बताओ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया का इस टाइम? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एनके सिंह फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है, ठीक है। राजीव कुमार है। पहले सुनो, तो कमीशन में क्या था, संविधान में क्या लिखा है कि उतने लोगों के कमीशन में जितना प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम। तो पहले क्या होता था कि एक होता था, कभी 3 हुए, कभी 1 हुआ, कभी 3 हुए। तो अभी कितने हैं आपको पता, कितने लोग हैं? 3 होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, 3 लोग होते हैं। अब कभी भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी ना, 3 लोग अनाउंस करते हैं। तो 3 लोग होते हैं, 1 2 3। इनमें से एक जो होता है
वो वही फर्स्ट अमंग इक्वल, सुप्रीम कोर्ट वाला केस याद है जज में, चीफ जस्टिस फर्स्ट अमंग इक्वल्स ना, तो चीफ इलेक्शन इसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसको कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर। लिखो द कमीशन consists of one chief election commissioner one chief election commissioner and as many election commissioners as the president may from time to time decide as the president may from time to time decide, ठीक है ना। at present there are 2 election commissioners and 1 chief election commissioner and 1 chief election commissioner। ब्रैकेट में लिखो 3 मेंबर्स इन टोटल। बात समझ आ गई? पक्का? ठीक है, नाम लिख लो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिखो, बताओ क्या नाम है? राजीव कुमार। बताया क्या मैंने अभी? अच्छा, राजीव कुमार। नेक्स्ट, अब प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है, लिखो आगे, इसको डब्बे में डाल लेना राजीव कुमार, ये वैसे बीच में आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट, the election commissioner and the chief election commissioner are appointed by the president। दोनों लोगों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। the election commissioner and the chief election commissioner are appointed by the president। ठीक है, बेटा ठीक है, इसका फ़ोन भैया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो तीनों प्लीज़ ध्यान से सुनना, अभी 3 लोग हैं, कौन कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन रिमूवल में पंगा है एक। रिमूवल में क्या है, अगर आपने इसको हटाना होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो इसको आप कैसे हटाते हो? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह। बताया था 4 बुलवॉक्स में से है ना एक। लेकिन अगर इनको हटाना होगा तो इनको हटाने का बड़ा आसान तरीका है, ये बोलेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इसको हटा देगा। तो देयर इज पैरिटी इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस बट देयर इज डिस्पैरिटी इन द रिमूवल प्रोसेस। ये सेफ हो गया बंदा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से इसको हटा रहे हैं, ये अनसेफ है, ये इसके लिए बिल पेंडिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट है लिखना। The chief election commissioner is removed. The chief election commissioner is removed. The chief election commissioner is removed. Is removed in a manner similar to the judge. Similar to the judge. By parliament.
बाय पार्लियामेंट, ठीक है। देयर आर 2 ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल, देयर आर 2 ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल, इज रिमूव्ड, ठीक है। क्या लिखा था? इन ए मैनर सिमिलर टू द जज ऑफ पार्लियामेंट, नहीं जज बाई पार्लियामेंट, ठीक, सॉरी। देयर आर 2 ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देयर आर 2 ग्राउंड्स। आपको ही पता कौन से ग्राउंड जज वाले हैं, क्या हैं वो, कौन से 2 ग्राउंड्स हैं? जज वाले 2 ग्राउंड्स। जज के रिमूवल के ग्राउंड्स क्या हैं? 2 ग्राउंड्स पे जज को रिमूव करते हैं, वो प्रेसिडेंट का है। इनकैपेसिटी, शाबाश, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, पूरा बोलो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर लिखना। द 2 ग्राउंड्स आर इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है। इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड, याद है। इनफैक्ट जो 4 बुलवर्क्स है ना, उन सबको ऐसे रिमूव करते हैं। जजिस को ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, सीएजी को भी ऐसे ही करेंगे, और वो क्या, यूपीएससी, उसको भी ऐसे ही करेंगे। देयर आर 2 ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, लिखना। द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन सिंपली बी रिमूव्ड, other election commissioners can simply be removed by the president upon a recommendation by the chief election commissioner, upon a recommendation by the chief election commissioner. Upon a recommendation by the chief election commissioner, ठीक है। तो अब कैपिटल्स में लिखो, पहले मैं बोल रहा हूँ, लाइन समझ में आनी चाहिए। देयर इज पैरिटी इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस वाइल देयर इज डिस्पैरिटी इन द रिमूवल प्रोसेस। बात समझ आ रही है? अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या था, तीनों को प्रेसिडेंट सिंपली अपॉइंट कर रहा था। रिमूवल के टाइम पे क्या है, इसका अलग रिमूवल है और इन दोनों का बेचारों का अलग है। देखो, देयर इज पैरिटी, पैरिटी क्या होती है? बराबरी, समानता। देयर इज पैरिटी इन द appointment process while there is disparity in the removal process. There is disparity in the removal process. There is parity in the appointment process while there is disparity in the removal process. पैरिटी होती है बराबरी, डिस्पैरिटी होती है अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स and the election commissioners have a fixed tenure of 6 years, have a fixed tenure of 6 years.
और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, समझाया मैंने ये पहले, और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ब्रैकेट में विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर, वो मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि रीअपॉइंटमेंट होते, जैसे वहाँ क्या लिखाया था ना सीएजी में, तो वो भी लिखा रहा हूँ। रीएम्प्लॉयमेंट के लिए वो होता नहीं है। आगे लिखो, एक मिनट, लिखना although the chief election commissioner is one amongst the four bulwarks of Indian Constitution, is one amongst the four bulwarks of Indian Constitution, BULWARKS, four bulwarks of Indian Constitution, comma, he is eligible for reappointment in the same office or any other office under the government of India, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ना सारी क्रिटिसिज्म होते, देखो पहला बलवा कौन है, जजेस हैं, रिटायर हुआ जज कोई दफ्तर में, सरकार के दफ्तर में नहीं बैठ सकता, पता है आपको ये बात, ठीक है। अगला कौन है, सीएजी, इसका मैंने लिखवाया था, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, याद है लाइन, सीएजी कर लिया हमने, ठीक है। तो क्या ये रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, नहीं, इसकी हो सकती है, नहीं, अभी हम करेंगे यूपीएससी, वो भी नहीं कर हो सकता, ठीक है, इसकी भी नहीं हो सकती। एक बच गया, कौन सा, ये अपॉइंट हो सकता है। और ये सबसे, इन चारों में भी अगर आपको चुनना पड़े ना कि सबसे क्रूशियल कौन है, तो मेरे हिसाब से ये है। इलेक्शन इज़ द पूरी जिस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर इलेक्शन ही अनफेयर हो गई ना, तो फिर ये सब, इलेक्शन ही अगर अनफेयर हो गई तो जज भी अनफेयर आएंगे, अपने ही आएंगे, उनके सब ताम झाम बिगड़ जाता है। और आपने इसी की कंडीशन हटाई हुई है। ये मैंने टिक क्रॉस क्या बनाए हैं, किसके टिक क्रॉस बनाए हैं, कि वेदर दे कैन बी रीअपॉइंटेड और नॉट, ठीक है। और समझो इससे होता क्या है, वेदर होता क्या है, मान लो इसको रीअपॉइंटमेंट के लिए अलोड है, तो ये मोदी के फेवर में नहीं दे देगा इलेक्शन का शेड्यूल। आपको पता है पिछली बार 2019 का इलेक्शन जीतने का, ठीक है, जीतना तो उसमें ही था, लेकिन थोड़ी जो सीटें बढ़ी, वो क्या कारण था, जो फेजेस बनते, याद है, अच्छा शेड्यूल में बनते हैं इलेक्शन, तो वो फेवरेबल बना देते हैं। वो ऐसे बनाते हैं कि देखो, अगर आपके दो स्ट्रॉन्ग, मान लो गुजरात और यूपी की इलेक्शन एक ही फेज में डाल दें, तब तो मोदी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने, आप जाके चेक करना, आज पिछले साल के 7 शेड्यूलों में 7 फेज़ों में इलेक्शन हुई थी, गुजरात अलग चल रहा था, यूपी अलग, क्योंकि ये दो इनके गढ़ थे, ये वाले, बात समझ आ रही है। तो ये शेड्यूल वैसे ही बनाएंगे जैसा फेवर करेगा, समझो बात को, बात समझ आ रही है, लिख लो इसको।
राजीव कुमार भी इसका अपना ही बंदा है, सब इसके अपने ही हैं, सब इसके अपने ही हैं, मोदी जी के और किसके हैं। यूपीएससी का चेयरमैन होता है, यूपीएससी सारे मेंबर। यूपीसी चेयरमैनों की बात है इधर सिर्फ, जज सारे, सीएजी सिर्फ सीएजी, उसका दफ्तर तो बड़ा होता है, यूपीएससी का सिर्फ चेयरमैन। एक क्वेश्चन तो आपको सीधे यही आना है कि 4 बुलवर्क्स पहचान लो, वहाँ ऑप्शन बता इनमें से कौन 4 ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, सीबीआई और ऐसे इंडियन आर्मी, और तब लगता है कि यही है। आप बताओ प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? हाँ बिल्कुल सही है। अपहोल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? अपहोल्डर, जुडिशरी। जो हायर जुडिशरी है ना वो दोनों। लिखो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पेपर देखा किसी ने GS1 का? इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ बोलते चलो फिर आज तो उसने कल फिर से जाना है। आगे लिख लोगे आप भी, पूरा ही करो, पूरा ही करके आओगे, ऐसे ही लगता है ये, और टाइम से पहले ही ख़त्म करोगे। हाँ टाइम से पहले ही ख़त्म करोगे, वो तो टाइम से और पहले ख़त्म करेगा। ठीक है, क्या बोलते रहते हो, क्या बोल रहे हो आप? 1 साल की मेहनत क्या? चलो तो रोने बैठ जाएंगे यहाँ पे, सब करते हैं, सब करते हैं। यार ये कॉपी पढ़ लो, सारे क्वेश्चन सही होने हैं, अभी पढ़ोगे ही नहीं, आप 1 साल की मेहनत सोचते रहोगे खाली बैठ के। जितना ध्यान है फालतू चीजों में इतने पढ़ लो। चलो पहला लिखो, पहला फंक्शन, इट ग्रांट्स recognition to political parties it grants recognition to political parties। ठीक है, तो वो था नेशनल पार्टी स्टेटस, स्टेट पार्टी स्टेटस। ठीक है, क्लियर है? यहीं पे लिख लो, नीचे सब तारा बना के, इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे इंडिया में 7 नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, लिखना एट प्रेजेंट देयर आर 7 नेशनल पार्टीज इन इंडिया। एट प्रेजेंट देयर आर 7 नेशनल पार्टीज इन इंडिया। अब ये आपका काम है अभी सोच के मेरे को टेबल भरवाना। 7 नेशनल पार्टी हैं इस टाइम पे इंडिया। नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसका 3-4 स्टेट में दबदबा हो। ठीक है, वो क्या परसेंटेज होती है, इररेलेवेंट है, 2%, 3, 2.5%, ये सब होता है। बोलते चलो, शाबाश, 1 बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2, शाबाश, अभी बनी थी लेटेस्ट।
तो ये 7वीं है, ठीक है। और बिल्कुल सही है, बहुजन समाजवादी पार्टी। और कोई जनता दल है शायद, देखने दो। नहीं, कम्युनिस्ट जनता दल नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बिल्कुल सही। कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट। और एक रह गई, अब ये पहचानो। एजीपी कौन सी पार्टी है? एजीपी कौन सी पार्टी है? एजीपी कौन सी पार्टी है? कुछ भी बोल देते। एजीपी कौन सी पार्टी है? आम जनता पार्टी। बोलो बोलो जल्दी, कौन सी होगी? महाराष्ट्र की है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना, शरद पवार वाली, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के काम क्या है? तो इलेक्शन कमीशन पार्टी स्टेट, एक्चुअली पता है क्या होता है आपको? पता है दूरदर्शन का रेडियो होता है, दूरदर्शन का टीवी भी आता था, तो सरकारी चैनलों पे नेशनल पार्टी को ज़्यादा टाइम मिलता है अपनी ऐड कर चलाने का। तो अगर आप नेशनल पार्टी हो ना तो आपको फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट सीपीआई। सीपीआई ये 2 फ्रैक्शन है उसके, मार्क्सिस्ट, मार्क्स नहीं था, कार्ल मार्क्स। अब नहीं आएगी, मतलब अगर कोई बन जाएगी तो फिर ये लॉज भी हाँ amend कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। मतलब ये उसी आइडियोलॉजी के तहत। इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मैंने छुड़वाया ना, डिबेट्स होती थी जब, इनको बड़ी मुश्किल से दबाया था सीपीआई। अल्टीमेटली तो अगर आप इनकी बातें सुनो तो ये वही है, मतलब दे कम्युनिज्म क्या कहता है, मतलब दे डोंट वांट लार्जर स्टेट, दे वांट फ्रेगमेंटेड स्टेट्स, है ना। जो राइट विंग वाले होते हैं दे वांट लार्ज एरिया, और जो लेफ्ट विंग होते हैं दे वांट स्मॉलर स्टेट्स। हाँ जी, ये आम आदमी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर मान लो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, ठीक है, आपको सिंबल्स आ जाएं और देखिए मैंने आपको कहते इकोनॉमिक्स में मैंने करवाया था, नोट में क्या क्या होता है, किस नोट में क्या बना हुआ है, ये मैच द फॉलोइंग आया है सीएपीएफ में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो मैं पूछते जाता हूँ, बताते हैं ना, आप बताओ, सारे आप बताओगे। बीजेपी का सिंबल क्या है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ क्या है? लोटस, ठीक है। आईएनसी का हाथ, ठीक है। बीएसपी का कैसे नहीं बता, हाथी, हाथी। सीपीआई का आपको पता होगा, पता है? रेड फ्लैग नहीं, रेड फ्लैग में क्या बना होता है? एक के सिंबल, सीपीआई वालों के सिंगल में सिर्फ सिक्कल होता है ना, जिसे घास काटते हैं, ठीक है। और जो सीपीआई मार्क्सिस्ट है इनमें सिक्कल के अंदर गेहूं भी बना हुआ है, गेहूं, ठीक है। सिक्कल पता है ना, गोल शेप की, सेमी सर्कुलर, ठीक है। एनसीपी का सिंबल क्या? शरद पवार वाली पार्टी का घड़ी है शायद, देख लेना, ठीक है। और इसका क्या? झाड़ू। सेकेंड लिखो, सेकेंड पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉट्स पार्टी सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉट्स, हम फंक्शंस लिखे ना ईसीआई के, अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, अपनी मर्जी नहीं ले सकते आप चॉइस देते हो, वो रिजेक्ट कर देते हैं। अभी उसकी पार्टी है, मेरे को याद है, चिराग पासवान वाली पार्टी ने कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल सा मांग लिया था सिंबल, तो उसको मना कर दिया था। नेक्स्ट,
क्या केजरीवाल ने बहुत दिमाग लगाया है। केजरीवाल बहुत स्टड है, मोदी से भी एक कदम ऊपर है वो तो। अब देखो आपको कोई गाली दे दे ना थोड़ी सी तो बुरा लगता है ना। आप कितना, सपोज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, इधर कभी आए कोई थप्पड़ मार के चला जाए मेरे को, सपोज करो, तो हर्ट होता है ना इंसान की इमेज पे। केजरीवाल जानबूझ के ऑटो वालों से थप्पड़ खाता है करोड़ लोगों के सामने मीडिया पे, सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए, और उसको मिलती है। सिंपैथी के लिए खाता है वो। आपको लगता है वो चाहे ना मरवा दे उस ऑटो वाले को, उसकी 7 पीढ़ियों को मरवा दे रातों रात, पर वो कितनी सिंपैथी मिलती है कि चीफ मिनिस्टर ऑटो वालों से थप्पड़ खाता है। बहुत मिलती है, आपको समझ नहीं आ रहा। गरीब गरीब देते हैं वोट उसको। बेइज्जती के नाम पे अगर आप चीफ मिनिस्टर बनो तो कोई भी करवाएगा बेइज्जती। अगर थोड़ी सी बेइज्जती के लिए, वो झुग्गियों में जो लोग रहते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि पहली बार ऐसा इंसान है इसको हम थप्पड़ मार सकते हैं। वो दिमाग लगा के थप्पड़ खाता है, बेवकूफ़ थोड़ी है वो। क्या आगे लिखो तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूज ऑफ इंडिया इशूज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता यार? जब मॉडल, आपने क्या लिखा, मॉडर्न। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता? जब इलेक्शन लगती है तो आपको ये नहीं पता कि ऐड बंद हो जाती है, कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं हो सकता, टीचरों की ड्यूटी, ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है। हाँ, वही है मॉडल, मतलब आइडियल, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिफोर इलेक्शंस। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स the location of polling stations, the location of polling stations, the location of polling stations, decides the location of polling stations, comma, the location of counting centers, the location of counting centers. Next, the arrangements to be made around them and so on. हाँ इसी में यार, पोलिंग स्टेशन की लोकेशन, काउंटिंग सेंटर की लोकेशन, और जो अरेंजमेंट्स हैं, एंड द अरेंजमेंट्स टू बी मेड अराउंड देम, एंड द अरेंजमेंट्स टू बी मेड अराउंड देम। मेड अराउंड देम। क्या करते हैं, 2 मिनट पढ़ लो पहले। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन prepares electoral roll of any constituency. The election commission prepares electoral roll of a constituency, of a constituency, electoral roll of a constituency, of a constituency, ठीक है। ये बताओ, इनको बुलाओ, आप बताओ कि यहाँ पे काउंसिलर की इलेक्शन होगी, या वार्ड मेंबर की इलेक्शन होगी, या मेयर की इलेक्शन होगी, तो उसमें मान लो डायरेक्ट इलेक्शन होती है बड़ी जगह मेयर की, तो उसमें मान लो जो इलेक्टोरल रोल बनेगा वो इलेक्शन कमीशन बनाएगी। सोच के बताना। यहाँ जम्मू में अगर कल को मेयर की इलेक्शन हो, सबने वोट डालना हो, तो उसका जो रोल बनेगा इलेक्टोरल रोल, उसमें मैंने लिखवाया ना अभी उसका, तो वो ये बनाएगी इलेक्शन कमीशन। क्यों? कौन बनाएगा? ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जहाँ जहाँ वो करवाती है, लोकल की तो वो कराती ही नहीं है,
क्यों बनाएगी? इसकी कौन बनाएगा इलेक्टोरल रोल? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो वो पहली लाइन में ही सॉर्ट हो गया था कि ये 6 ही इलेक्शन कराएगी देश में, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, खत्म। तो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसियों की रोल बनाएगी। कल को अगर राज्यसभा की इलेक्शन होगी, इंडायरेक्ट इलेक्शन होती है, तो उसमें वैसे ही रोल बनेंगे उसके ना, कोई नहीं है। पक्का? नेक्स्ट क्या हुआ? ठीक है, हेडिंग डालो, यूपीएससी। इनको बुलाना, क्या आपका नाम क्या था? राहुल? अतुल। आप बताओ, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत बनती है? और स्टेट इलेक्शन कमीशन 326 था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इलेक्शन कमीशन के किसके अंडर? 324। देखो, हाँ हाँ, देखो ना, पूरी लाइन लगे, डायरेक्शन एंड कंट्रोल शैल बी वेस्टेड विद। ठीक है, आप बताओ, स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत बनती है? इनसे पूछ रहा हूँ, अरे देख के तो मैं भी बता दूंगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत बनती है? पढ़ते क्यों नहीं हो? आप बताओ। 25? सही बात है, धर्म से जो निकलती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अच्छा 325, अच्छा 324 से नेशनल, 325 से स्टेट। आप बताओ, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप बताओ। उन्होंने देख लिया, आप तो बता दो। टू 73rd और 74th ने 243 आर्टिकल इंसर्ट किया है, और इसके अंडर आएगा ना, लिखवाया भी तो है। 243 ए से लेके ओ तक कहाँ है? पंचायत। और पी से लेके जेड तक, और इसी में आ गई थी आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन। 243 में नहीं आएगा? याद ही नहीं रहते, कसम से याद नहीं रहते। तो पढ़ा था ये भी, सच में याद नहीं रहते। अगले साल नहीं याद रहेगा। गलत बात है ये। ठीक है, लिखो। पूछ तो रहा हूँ। लिखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। देखो आर्टिकल, क्या ईसीआई? हाँ फर्स्ट, ये तो कर लेंगे बाद में, इलेक्शंस लास्ट में करेंगे हम, कल थर्सडे के बाद से। क्योंकि अभी अगर इसमें पड़ गए ना, 2 दिन लग जाएंगे इसमें, फिर पूरा फ्लो टूट जाएगा। हाँ, आरपीए पूरा बड़ा लेंदी है, फिर पूरी इलेक्शन, रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, आता है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलती कैसे है, करना है, इलेक्शन अलग टॉपिक है पूरा। नेक्स्ट लिखो, यूपीएससी आर्टिकल 315 टू 323, आर्टिकल 315 टू 323, आर्टिकल 315 टू 323, आर्टिकल 315 टू 323 डील विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डील विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्यों हंस रहे हो? डील विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट,
The UPSC shall consist of a chairman, and as many members as the dash, वो आप बताओगे, as the dash from time to time decide, कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट? पार्लियामेंट क्यों नहीं? क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल से प्रेसिडेंट, एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसाइड, इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी इज कंसीडर्ड एज द प्रेसिडेंट, UPSC is considered as the watchdog क्या होता है? जो पहरा देता है, is the watchdog of merit system in the country, इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आती है। मेरिटोक्रेसी कौन प्रमोट करता है? यूपीएससी, एज द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन द कंट्री, मेरिट सिस्टम इन द कंट्री। अब ये मेरिट नहीं सुना, मेरिटोक्रेसी। आपने मेरिट बोला कुछ, मेरिट नेक्स्ट, the members of UPSC hold office for a term of 6 years or 65 years, 6 years or an age limit of 65 years or an age limit of 65 years, whichever is earlier, merit system. Next, functions of UPSC. First, conduct exams to the all India services. Conducts exams to the all India services. Next, conducts exams to the all India services. Next, conduct exams for central services and public services of union territories. Central services and exams for central services and public services for union territories. For union territories. Okay, next, help the states in joint recruitment. कभी कभी ना स्टेट बोलती है कि हमारी हेल्प कर दो पेपर लेने में, हेल्प द स्टेट्स इन जॉइंट रिक्रूटमेंट।
हेल्प द स्टेट्स इन जॉइंट रिक्रूटमेंट। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? नेक्स्ट लिखना ऑल्दो यूपीएससी इज ए बुलवर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इज ए बुलवर्क, ठीक है, एरो डाल के लिखो। दिस मीन्स दैट the members of UPSC enjoy independence and security, independence and security, एंजॉय इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी। अब कैसे होता है ध्यान से समझना। देखो जज वो हैं, उनकी इंडिपेंडेंस कैसे है कि उनको दो ही तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है। सीएजी की मैंने बता दी, जज की तरह ही निकाल सकते हैं, इसको जज की तरह ही निकाल सकते हैं, सिर्फ चीफ इलेक्शन बोलो। इसका थोड़ा सा अलग है, इंडिपेंडेंस इसको ही मिली है क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं तो इनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। अब इसकी अलग है, वो इंडिपेंडेंस मैं समझा रहा हूँ, लिखना, लिखो। The members of UPSC cannot be removed except for एक ही कंडीशन है इस बार, कौन सी? मिसबिहेवियर, एक्सेप्ट फॉर मिसबिहेवियर, प्रूव्ड इनकैपेसिटी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर मिसबिहेवियर। ठीक है। अब इसमें जज ऑफ कोर्ट की तरह नहीं ये हटता, ये पता कैसे हटता है, लिखना, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमेटी to decide whether the member has done misbehavior or not, The advice of the Supreme Court committee is binding on the president. The advice of the Supreme Court committee is binding on the president. The advice of the Supreme Court committee is binding on the president. The advice of the Supreme Court committee is binding on the president. फिर से एक बार ठंडे दिमाग से सुन लो, ठीक है। इसको, ये चार बुलवर्क्स हैं, तो चारों को हटाने के लिए इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन चाहिए। जज का आपको पता ही है, दो कंडीशन है, कौन सी? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसके लिए सेम जज की तरह रिमूव करते हैं इसको, इसके एक बंदे को जज की तरह, इसके सारों को करते हैं। सिक्योरिटी दी हुई है लेकिन थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है? इस बार दो कंडीशनें नहीं है, कौन सी? प्रूव्ड वो इनकैपेसिटी नहीं है, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर नहीं है, सीधे क्या है? मिसबिहेवियर। बात समझ आ रही है? और इसमें जज की तरह रिमूव नहीं करते। प्रेसिडेंट क्या करता है? कमेटी बनाता है सुप्रीम कोर्ट की, जो टेस्ट करती है कि क्या इसने मिसबिहेवियर किया था, और अगर उसने जो बोला वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। अगर उसने बोला किया था, हटा देगा। ठीक है। और एक लास्ट लाइन लिख लो जो इसी टेबल से आ रही है, क्या कि ये जो है ये रीअपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। ठीक है ना। द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, and chairperson of UPSC are